ये रिटर्न टू स्पोर्ट्स क्या होता है? जब आपको कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी होती है, अगर हम पर्टिकुलरली एसीएल की बात करें, तो अगर आपको कोई नी की इंजरी हुई है जिसमें एसीएल टियर हुआ है, तो आप इंजरी से पहले जो स्पोर्ट्स आप पहले से कर रहे थे, वो चीज़ें आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, दोबारा से अपने स्पोर्ट्स में वापस लौट पा रहे हैं या नहीं लौट पा रहे हैं, इसे कहते हैं रिटर्न टू स्पोर्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एशियल सर्जरी के करने के बाद 80% पेशेंट्स जो होते हैं वो बैक टू स्पोर्ट्स हो जाते हैं। बट रियल क्वेश्चन ये होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स में से जितने जो पेशेंट्स होते हैं उनमें से कुछ पेशेंट्स यानी कि लगभग 65% जो होते हैं वो दोबारा से जैसा वो चोट लगने से पहले एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या स्पोर्ट्स ले रहे होते हैं, वो वैसा 65% ही लोग कर पाते हैं और 50% लोग ही कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जा पाते हैं। मतलब कि वो अपने परफॉर्मेंस को और बढ़ा पाते हैं एक्सरसाइज करके और चीज़ों करके, इंजरी के बाद स्पोर्ट्स की अपनी काबिलियत को और बढ़ा पाते हैं। ऐसा 50% लोग ही कर पाते हैं। तो ये जो गैप है ये क्यों है? ऐसा क्यों है कि कुछ ही लोग जो नॉर्मल स्पोर्ट्स एक्टिविटी तक पहुंच पाते हैं, और क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम आपके चांसेस को बढ़ा पाएँ? तो देखिए, ये डेटा जो मैंने बताया आपको एक ग्लोबल डेटा है और ज़्यादातर सेंटर्स में इसी के लगभग आसपास चीज़ें फॉलो होती हैं। बट हम लोग जिस तरीके से मैनेज करते हैं उसमें आपकी रिहैबिलिटेशन अगर प्रॉपर तरीके से हो और सर्जरी सही तरीके से तो हो, तो आपकी बैक टू रिटर्न की टाइमिंग हमारी बहुत अच्छी है और बैक टू रिटर्न का परसेंटेज बहुत अच्छा है। लगभग सारे मरीज़ तो सब कुछ कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन सब कुछ खेलना शुरू कर देते हैं और लगभग साल भर के अंदर वो लोग सब लगभग उसी एक्टिविटी के साथ करना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसा क्यों है? क्यों ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं? क्या फ़र्क है? दो पार्ट हैं आपके जो है एशियल इंजरी के रिकवरी में। पहला पार्ट है सर्जरी, यानी कि अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत है, ये प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट होकर इंडिकेशन को देख के हम ये डिसाइड करें कि अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत है तो वो सर्जरी सही टाइम पे आपकी हो पाए और सही टाइम पे हो पाए और फिर उसकी सही तरीके से हो पाए। कभी कभी बिना सर्जरी के भी काम हो सकता है, बट उसके लिए आपको प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है कि किस किस कंडीशंस में अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है तो हम उसको पर्टिकुलर तरीके से रिहैब करने की कोशिश करते हैं और उस तरीके से आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। किसी किसी केसेस में कुछ हम लोग जॉइंट में पीआरपी, स्टेम सेल, कुछ रिजनरेशंस की चीज़ें डालते हैं ताकि आपके एचसीएल का जो पार्शियल टियर है या वीकनेस है वो स्ट्रेंथन हो पाए। ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अदरवाइज बहुत टाइम लेती है नॉर्मल तरीके से एचसीएल हील करने में, क्योंकि वो जॉइंट के अंदर होता है। तो सही कंसल्टेशन, सही इवैल्यूएशन आपके जॉइंट का बहुत ज़रूरी है, जिस बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि किस कैटेगरी में आप जाते हैं और किस तरीके से आपकी मदद की जा सकती है, कुछ नॉन सर्जिकल मेजर्स से या सर्जिकल मेजर्स से। तो दोनों कंडीशन के में जो है अलग अलग इंडिकेशंस और टेक्निक्स होते हैं। अगर सर्जरी की जाती है तो सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी टेक्निक से सर्जरी की गई है। इंटरनल ब्रेस टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम लोग, इसमें आपके लिगामेंट्स को स्ट्रेंथन अच्छे तरीके से करते हैं। हम पूरे जॉइंट के अंदर उसको मूवमेंट और बहुत तरीके से टेक्निक से ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो लिगामेंट की स्ट्रेंथ है वो कैसी बनी हुई है, कितना मोटा लिगामेंट बन पा रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग लिगामेंट बन जा रहा है और वो आपकी फोर्सेस को कैसे ले पाता है। तो वो चीज़ें हम सर्जरी के दौरान ही सब कुछ चेक कर लेते हैं और तभी वो कॉन्फिडेंट होकर हम आपको अर्ली रिहैबिलिटेशन, वेरी एग्रेसिव अर्ली रिहैबिलिटेशन में डालने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप सर्जरी के दिन ही पूरा वजन डाल के पैर पे चलना शुरू कर देते हैं। सारी एक्सरसाइजेज आपको सिखा देते हैं और एक तरीके से बहुत ही कस्टम मेड आपके जॉइंट को देखते हुए आपके सर्जरी में हम जैसा लिगामेंट दिखता है, जैसा मसल्स दिखते हैं, जैसे जॉइंट की कंडीशन दिखती है आपकी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस तरीके से आपका ट्रीटमेंट प्लान, रिहैबिलिटेशन प्लान हम प्लान करके उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे लैकिंग है, अगर किसी वजह से हमें आपका रिहैबिलिटेशन डिले करना पड़ रहा है या प्रॉपर तरीके से आपकी लिगामेंट की स्ट्रेंथ नहीं आई है सर्जरी के टाइम में ही, या जो आप तकनीक यूज़ कर रहे हैं उसमें आपके जॉइंट में जो स्टेबिलिटी हम उम्मीद करते हैं सर्जरी से क्रिएट करने की वो प्रॉपर नहीं आई है, तो रिहैबिलिटेशन डिलेड हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही टेक्निक के साथ उसको फिक्स किया जाए।
अगर सब कुछ सर्जरी सही तरीके से हो जाती है तो फिर उसके बाद हम लोग रिहैबिलिटेशन में आपके मसल्स की पावर, मसल्स की स्ट्रेंथ, मसल्स की प्रोप्रियोसेप्शंस, आपकी फीलिंग कैसा, वो हर एक एंगल पे किस तरीके से वो अपनी पावर जनरेट कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग, उसकी जो है आपको कैसा महसूस कर रहा है, उन चीज़ों के बेसिस पे धीरे धीरे करके आपको वहाँ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण है कि रिहैबिलिटेशन के बाद स्पोर्ट्स पे न लौट पाने का जो है कि आपकी मसल्स की प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, प्रॉपर पावर नहीं मिल रही है, या उसमें पावर तो है बस उसकी काइनेटिक्स सही नहीं है, मतलब वो हर एक एंगल पे प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर रही है, पावर जनरेट नहीं कर रही है, तो आपका बैलेंस प्रॉपर तरीके से सही नहीं है। एक बहुत रिलेटिवली थोड़ा सा एक कॉमन कॉज और भी होता है जिसमें पेशेंट को डर लगता है हमेशा कि वो सर्जरी वाले लिम्ब पे पूरा वजन नहीं डालते, उनकी सही तरीके से जो है ट्रेनिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो डर लगता है कि वो उस पर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इस वजह से वो हमेशा अवॉइड करते हैं और दूसरे घुटने का ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से उन्हें सर्जरी के बाद भी रिहैबिलिटेशन सही तरीके से न होने की वजह से उनका साइकोलॉजिकल बैरियर एक क्रिएट हो जाता है जिसे वो नहीं तोड़ पाते, और इसी वजह से वो बैक टू नॉर्मल एक्टिविटीज़ या फिजिकल एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स पे नहीं हो पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग एक तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेके आपकी स्पेसिफिक जॉइंट कंडीशन को देखते हुए, स्पेसिफिक नीड को देखते हुए एक प्लान डिसाइड करते हैं जिसको हम लोग फॉलो करके आपको रिजल्ट्स देने की कोशिश करते हैं। ये आपके स्पोर्ट्स इंजरी के रिहैबिलिटेशन, सर्जिकल पार्ट और सब चीज़ों को कवर करके, न्यूट्रिशन और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी इंक्लूड करके आपकी जो रिटर्न टू स्पोर्ट्स का जो टारगेट हम पूरा करते हैं वो सक्सेसफुल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना समझना। सिर्फ सर्जरी इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्जरी का टाइप इंपॉर्टेंट है, तरीका इंपॉर्टेंट है, टेक्निक इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद का फॉलोअप, एक्सरसाइज, स्टेबिलिटी, जॉइंट्स को देखते हुए कि भाई हर 2 हफ्ते पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आप चीज़ों को सिंपली जनरलाइज नहीं कर सकते कि सबके लिए ऐसा होता है। हमें आपकी नीड्स को देखते हुए, आपकी ज़रूरतों को देखते हुए चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ता है, और इस तरीके से हम आपको वो बेस्ट सर्विस दे पाते हैं जिससे आप सब तरीके से सब कॉन्फिडेंट होते हैं, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, और जॉइंट वाइज भी आपकी स्ट्रेंथ ऐसी होती है कि आप बैक टू नॉर्मल, बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपको कभी ACL की सर्जरी हुई है, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स खेलें और चाहे कबड्डी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस। हमारे पास सारे तरह के पेशेंट्स हैं जो सब एक्टिविटीज़ में बैक टू स्पोर्ट्स हो चुके हैं। ओके, तो उम्मीद है कि ये आपको इस समझ में आया होगा कि क्या क्या तरीका है जिससे आप दोबारा से स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। सी यू, ओके, बाय।